For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Chaliye, let's start our session number 2 of company laws. So last class में आप लोगों ने काफी अच्छी चीजें जानी कंपनी लॉज के बारे में. बेसिकली थोड़ा सा डेमो सेशन भी था लास्ट क्लास में. हम लोगों ने सीखा कि कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सामने कैसे आया. खैर ये बात ऑलरेडी आप CSEE में पढ़ चुके थे कि कंपनीज एक्ट हमारे सामने कैसे आया. इनफैक्ट कोई भी एक्ट अगर हमारे सामने आता है, कोई भी नया लॉ अगर हमारे सामने आता है तो कैसे आता है. तो कंपनीज एक्ट को बेसिकली किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया. ठीक है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस में जब ये पास हो गया, सबसे पहले लोकसभा में एंड आफ्टर दैट राज्यसभा में, विच इज द बिगेस्ट हाउस? लोकसभा. ठीक है, लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास होगा एंड आफ्टर दैट एक बार जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट साइन कर देता है जो बिल पास हो रहा होता है, उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है. और ऐसे कोई भी एक्ट हमारे सामने आता है. सिमिलरली कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सामने ऐसे ही आया. लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा ये भी डिस्कस किया था कि कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तब से लेके आज तक 5 बार और अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं. करा था ना लास्ट क्लास में. आज हम ये जानेंगे कि पहला कंपनीज एक्ट कौन सा था और उसके बाद कितने कंपनीज एक्ट हमारे सामने आए. हम कंपनीज एक्ट 2013 के बाद की बातें ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं. आज हम थोड़ी सी बैकवर्ड जाएंगे. ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री को भी जानेंगे आज हम. सो आई होप, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था, यू मस्ट कैरी अ सेपरेट रजिस्टर फॉर कंपनी लॉज. ठीक है, सो अभी जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लास में लिखवाती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, यू मस्ट नोट ऑल दोज पॉइंट्स. क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे हैं, मे बी जब भी मेरे नोट्स में से पढ़ रहे हैं, या कुछ चीजें मैं बेयर एक्ट में से करवाने वाली हूँ आपको. बेयर एक्ट समझते हैं क्या होता है? जो पूरे 470 सेक्शंस हैं आपके कंपनीज एक्ट 2013 के. हमारे सिलेबस के 470 सेक्शंस बिल्कुल नहीं है. आपको कितने सेक्शंस कम से कम पढ़ने होंगे? 300 से 350 के आसपास कुछ सेक्शंस आपको पढ़ने हैं आपके सब्जेक्ट में. एंड ट्रस्ट मी, मैं सेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाली हूँ. सेक्शंस को हमें लर्न नहीं करना है, वी नीड टू जस्ट पी जाना है उसको. ठीक है, और आई विल हेल्प यू इन दैट कि कैसे सेक्शंस को याद करना है. एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर हम एक छोटा सा क्विज रखेंगे सेक्शंस के लिए, और ये डेली बेसिस पे होता रहेगा हर एक चैप्टर के बाद. और मे बी अगर हम 5वें और 6th चैप्टर पे पहुंच गए हैं, वापस से मैं फर्स्ट चैप्टर के सेक्शंस के ऊपर भी आ सकती हूँ. तो ऐसे कर करके हमें एट द एंड ऑफ आवर जर्नी सेक्शंस जरूर याद हो जाएंगे. ठीक है, सो अभी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख रही हूं, आप प्लीज मेरे साथ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते रहेंगे. ओके, अगर मैं कंपनी की बात करूं, राइट, तो कंपनी की डेफिनेशन हम लोगों ने कहां पे पढ़ी थी? सेक्शन 2 क्लॉज 20. हम जब डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सब सेक्शन नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे. बट अदरवाइज इसके अंदर जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सब सेक्शंस. ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. जब आप डेफिनेशंस पढ़ रहे हो सेक्शन 2 के अंदर, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 जो है ना, मोस्टली उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं. इसीलिए सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलती है. आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ. MCA की वेबसाइट पे जाके कहां से आपको सर्च करनी होती है चीजें, प्रैक्टिकल चीजें भी आपको मैं दिखाती रहूंगी साथ साथ. ठीक है, सो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी. तो क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? एक बार फिर से हम लोग नोट डाउन करेंगे. थोड़ा सा रिविजन चलेगा 5-7 मिनट पिछली क्लास का, एंड देन फिर हम रिवाइज करने के बाद आगे स्टार्ट करेंगे. So company means, please write down everyone. Company means a company registered under this act or under any previous company laws. Please write down. Company means a company registered under this act. जब मैं बोल रही हूं under this act, तो अभी कौन सा एक्ट चल रहा है? लेटेस्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 को मैं रेफर कर रही हूं. या फिर एनी अदर
प्रीवियस कंपनी लॉज। इसका मतलब समझते हैं आप कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी कुछ कंपनी लॉज थे। आइए लेट्स हैव अ लुक कि इससे पहले और कौन से कंपनी लॉज थे। These things are really important। जब तक इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने का। आज की क्लास में हम कुछ और डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे और नेक्स्ट सेशन से एग्जैक्टली फिर हम डिटेल में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। सो अभी अगर मैं बात करूं लेटेस्ट एक्ट कौन सा चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। इससे प्रीवियस एक्ट कौन सा था, 1956। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको फर्स्ट कंपनीज एक्ट कौन सा था। वेरी गुड, अच्छा रिवाइज किया आप लोगों ने। 1850 हमारा फर्स्ट कंपनीज एक्ट था। उसके बाद जब चेंज हुआ तो कौन सा एक्ट आया हमारे सामने, 1856। उसके बाद चेंज होके 1882 एंड देन 1913 के बाद 1956 और अभी 1956 वाला एक्ट इतने साल चला, कम से कम 57 इयर्स ओल्ड हमारा एक्ट था 1956। इतने सालों के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, हमारी देश की गवर्नमेंट को लगा कि कुछ ना कुछ फ्लॉज तो है, चीजें एब्सोल्यूट होती है राइट, तो लॉ में भी कुछ ना कुछ अपडेशंस होने चाहिए। तो हमारी देश की नेशनल और इंटरनेशनल ग्रोथ को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, एक नया एक्ट सामने आना चाहिए। तो जब नया एक्ट सामने आया, कौन से ईयर में आया, 2013 में। अब मुझे ये बताओ, कोई कंपनी अगर 1950 में रजिस्टर हुई थी, 1956 में, 1882, 1930, 1956, तो क्या उन सबको अब अपने अपने एक्ट ही फॉलो करने हैं आज की डेट में, या कंपनीज एक्ट 2013? उनको आज की डेट में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट 2013। भले ही वो रजिस्टर पहले वाले कंपनी लॉज में हुई है, बट अभी एक्ट चेंज हो चुका है। अभी लेटेस्ट एक्ट सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ये चीज समझ में आई? आई होप आपने लिख लिया हो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जाननी, बिकॉज जब हम सेक्शन 2 क्लॉज 20 पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम रीड नहीं कर देंगे कि एनी प्रीवियस कंपनी लॉज। यू मस्ट हैव डिटेल अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन से प्रीवियस कंपनी लॉज थे, कितने साल बाद चेंज हुआ। ठीक है, तो हर चीज हम लोग डिटेल में ही करने वाले हैं। मैं रीजन बताती हूँ। ये जो सब्जेक्ट है ना, अगेन आई एम टेलिंग, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, दिस इज योर लाइफ। कंपनी सेक्रेटरीज बिना कंपनी लॉ को जाने, अच्छे से डिटेल इन डेप्थ पढ़ने के बाद ही आपको नॉलेज आती है। अगर आप ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ लोगे, जैसे आज तक आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आए हो, तो आई थिंक कंपनी लॉज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसको ऊपर ऊपर से बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हम प्रैक्टिकल चीजें भी देखेंगे। When we will incorporate a company, I will tell you how to incorporate a company practically also. Right? I will show you the forms, कहां से फॉर्म्स हमें डाउनलोड करने हैं, कहां पे सबमिट करना होता है, कैसे आप पैसे पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, सब चीजें आई एम गोना टेल यू, ताकि जब आप अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाओ, मैक्सिमम चीजें आप बोलोगे हमने तो एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉज के सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तब आपको और ज्यादा इजी लगेगा। डबल आप वहां पे पढ़ोगे जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने जाओगे, एंड फाइनली जब आप जॉब करने जाओगे तो आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होने वाला है। रीजन, आपने जो नॉलेज ली होगी, जो स्किल आपने डेवलप की होगी, वो परफेक्ट होगी। ठीक है जी, तो अभी हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, अभी छोटा सा इसका रिविजन किया, बट हाँ चीजें डिटेल में पढ़ी है। सेक्शन 2 क्लॉज 20। अभी ये थी कंपनी की डेफिनेशन। एज आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स मैंने आपको पहले बताया है कि बेटा जब भी डेफिनेशंस हो उनको एग्जैक्ट शब्दों में ही पढ़ना है। व्हाई? बिकॉज ये डेफिनेशन हमें किसने दी है? कंपनीज एक्ट की कौन से सेक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंपनी लॉज पढ़ रहे हैं तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंपनी का मीनिंग जान जाओ पहले। ओके, अभी हम देखेंगे, डेफिनेशन पढ़ लिया आप लोगों ने, इसका आप वर्ड एक भी इधर से उधर नहीं कर सकते, बट मीनिंग का कर सकते हो, कर सकते हैं ना? तो अभी एक मीनिंग भी करने वाले हैं हम लोग रिवाइज कंपनी का, साथ में ही लिखेंगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ताकि फ्यूचर में जब आप रिविजन कर रहे हैं, दीज नोट्स आर रियली गोना हेल्प यू। ठीक है, तो मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले एक पर्सन का नाम बताने वाली हूं मैं, जस्टिस सालमंड। अच्छा, जस्टिस सालमंड थे कौन? ये थे कौन? ये चीफ जस्टिस थे। कौन थे? चीफ जस्टिस। अरे कहां के, कौन सी कंट्री के चीफ जस्टिस थे? न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड के चीफ जस्टिस थे. अच्छा, इन्होंने हमें कंपनी का क्या मीनिंग बताया है? प्लीज राइट डाउन एवरीवन. कंपनी, ऑलरेडी आपने ये मीनिंग 12th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है, CSWT में पढ़ा है, और फाइनली एक बार हम कहां पे पढ़ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव लेवल में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन with entity separate from its members. From its members. Having perpetual succession and common seal. याद आ रहा है कुछ? ये लास्ट क्लास में डिटेल में हमने पढ़ा है. फीचर्स हम सब कर चुके हैं कंपनी के, राइट? तो एक एक पॉइंट हमने डिटेल में किया है फीचर लास्ट सेशन में. विद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड केपेबल टू sue and being sued also. लिखा आप लोगों ने? जिनका रह गया प्लीज आप लोग नोट कर लो. सर एक बार फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज. प्लीज नोट डाउन एवरीवन, फिर आगे चलेंगे. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. मेरे साथ बोलेंगे एक बार. जितना बोलेंगे ना आप लोग, उतना लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी. कम ऑन. Company is an artificial person with entity separate from its members, having perpetual succession and common seal with transferability of shares and capable to sue and being sued also. Sue कर भी सकती है, केस कर भी सकती है, और कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है. कब? अगर आपने कंपनी को रजिस्टर करवाया है तो ही. ये फीचर्स उसको कब मिलते हैं? Whenever a company is registered under Companies Act 2013. Okay? आगे चले और इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे अबाउट Companies Act 2013. आई होप आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर रहे हो मेरे साथ. अच्छा, कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या हमें कंपनीज एक्ट में सेक्शंस पढ़ने हैं? यस और नो? यस. हमें कंपनीज एक्ट में मल्टीपल सेक्शंस पढ़ने हैं. कितने सेक्शंस पढ़ने हैं अभी डिटेल में हम बात करेंगे. आगे आते हैं. अब ये सेक्शंस पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. बताती हूं भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. उसके बाद सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा? अभी कंपनी की डेफिनेशन. सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी. सेक्शन 2 क्लॉज 20, ठीक है. और सेक्शन 2 को और क्या बोलते हैं ये भी अभी डिटेल में जानते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे. इन टोटल कंपनीज एक्ट में हम लोगों को 470 सेक्शंस पढ़ने हैं. सो दीज आर दी टोटल सेक्शंस जो आप बेयर एक्ट में पढ़ते हो. कहीं से भी आप, इतना मोटा कंपनी लॉ आता है, कंपनीज एक्ट आता है, अगर आप उसको खोल के देखें तो टोटल कितने सेक्शंस हैं? मात्र 470. बस 470 ही तो है. दैट्स इट. हमें इसमें से पढ़ने कितने हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल के सिलेबस में कितने सेक्शंस पढ़ने हैं? अराउंड 300 to 350 के आसपास सेक्शंस आपने अपने एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ने हैं. ये जो एग्जीक्यूटिव लेवल का कंपनी लॉ का पेपर है, ट्रस्ट मी, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे तो आए दिन इन्हीं सेक्शंस में आपको प्रैक्टिकल काम करना होगा. इसीलिए सेक्शंस को हम बार बार, मैं आज फिर से बोल रही हूं, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं. ठीक है, मैं बार बार सेक्शंस आपकी क्लास में बोलती जाऊंगी. जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ सेक्शन 2 क्लॉज 20, हर सेक्शन को मैं बार बार रिपीट करूंगी. एट द एंड ऑफ सेशन आपको जो भी हम सेक्शंस करते जाएंगे वो माइंड में रहेंगे. ओके, कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस हैं. और टोटल कितने चैप्टर्स हैं? अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट. बेयर एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स आपको इसमें इन टोटल पढ़ने को मिलते हैं. ठीक है, यू वांट टू सी कैसे दिखता है बेयर एक्ट?
ओके, अभी मैंने क्या ओपन किया, मैंने एमसीए की वेबसाइट ओपन की। सिर्फ आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं एमसीए, तो एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर आ जाता है ये पेज, राइट? कुछ ऐसे दिखती है हमारी एमसीए की वेबसाइट, और इसके बारे में काफी नॉलेज आपको हो जाएगी जब हमारी सेशंस कंप्लीट होंगे, ठीक है? दोबारा से एक चीज और बता दूं, जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाएंगे तो सबसे पहले दिन, पहले दूसरे एक हफ्ते तक अगर आप लगा लो तो यही पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। यू नीड टू एक्सप्लोर दिस। एमसीए पे कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकते हो, ठीक है? इन शॉर्ट, एमसीए कंपनी सेक्रेटरीज का ब्रेड एंड बटर है, ये हमारी लाइफ है। जो भी फाइलिंग्स करनी है, जो भी रिटर्न्स भरनी है, कहां से मिलती है, कहां से डाउनलोड होंगी, भरेंगे, उसके बाद अपलोड कहां पे करेंगे, एमसीए पे, ठीक है? तो डेली आपको काम कहां पे करना है कंपनी सेक्रेटरीज को, एमसीए की वेबसाइट के ऊपर, तो ये भी हम जानेंगे। तो ऐसे मोदी जी की फोटो लगी होती है यहाँ पे इसके होम पेज के ऊपर। रजिस्टर करनी है कंपनी तो उसकी नॉलेज आपको मिल जाएगी। कंपनी के फॉर्म्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर से रिलेटेड है, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड है, वो सब यहां से डाउनलोड हो सकते हैं। कंपनी बंद करनी है, रजिस्टर करनी है एलएलपी को, एलएलपी स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद अगर आपको कुछ नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स में जाना है, मैंने बोला कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा एक्ट नहीं है जो एकदम से 57 इयर्स पुराना एक्ट 1956 जो चल रहा था एकदम से पूरा चेंज हो गया। आज भी अमेंडमेंट्स आ रही है, आज भी नोटिफिकेशंस आती है। तो नोटिफिकेशंस, अगर आप लोगों को अपडेट रहना है, नोटिफिकेशंस आप यहां से पढ़ सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस आपको मिल जाते हैं जो लेटेस्ट आते हैं, इनको ओपन करके आप पढ़ सकते हो। अभी लेटेस्ट नोटिस कौन सा आया हुआ है, कौन सी डेट का, 9 दिसंबर 2022 का एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। जो भी अपडेशंस होती हैं, जो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस होती हैं, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो आपको अगर अपडेट रहना है तो आपको एमसीए डेली आई थिंक ओपन करना चाहिए। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में एटलीस्ट दिन में एक बार तो आपको कर ही लेना चाहिए, ठीक है? आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाएगी। सर्कुलर्स के बारे में सुना होगा आपने, कंपनीज एक्ट में आपको नोटिफिकेशंस पढ़नी होती है, रूल्स पढ़ने होते हैं, शेड्यूल्स पढ़ने होते हैं, सर्कुलर्स पढ़ने होते हैं, राइट? तो ये सर्कुलर्स, जो भी न्यू सर्कुलर्स गवर्नमेंट हमारे सामने लेकर आती है, वो यहां से आप पढ़ सकते हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के बारे में यहां पढ़ोगे, ई बुकलेट्स। अब नीचे आ जाते हैं, और अगर हम, ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा इसका होम पेज दिखाई देता है। ऊपर चलते हैं। ये थर्ड पॉइंट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्ट्स एंड रूल्स। कौन सी एक्ट मिलेगी यहाँ पे हमें, कंपनीज एक्ट 2013। क्लिक किया, ई बुक। आपको अगर पढ़ाई करनी है, कभी ट्रैवल कर रहे हो, इंटरनेट का कनेक्शन है आपके पास, ठीक है, तो आप एमसीए ओपन करके ई बुक ओपन कर लेना। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ रेफरेंस लेना होता है गूगल पे, हम सर्च कर लेते हैं, तो गूगल पे तो हर कोई इंसान कोई ना कोई इंफॉर्मेशन डाल देता है, वो रिलायबल नहीं हो सकती, अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती वो। तो एक्यूरेसी लेवल अगर चाहिए आपको, तो ये वाली ई बुक में से आप रेफर करेंगे आज के बाद, क्योंकि यहां पे एकदम करेक्ट चीज है। एमसीए तो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, एमसीए के पास पावर्स है, ठीक है। तो ई बुक अगर हमने ओपन किया, चलो कंपनीज एक्ट अगर हम ओपन करते हैं तो यहां देखिए कंपनीज एक्ट आ रहा है, एलएलपी एक्ट नया एक्ट है जो 2008 एंड ओके। सो अभी हमने यहां से ई बुक ओपन किया, ओके तो यहां पे हमें कितने सारे चैप्टर्स दिख गए। सो इन टोटल वी हैव हाउ मेनी चैप्टर्स, 29 चैप्टर्स एंड वी हैव इन टोटल 7 शेड्यूल्स। तो यहां पे सारे शेड्यूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिलायबल जगह कहां पे है कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ने के लिए, एमसीए। इसके अलावा अगर आपको रेफर करना है तो मत करना, कोई भी कुछ भी ऐसे तो लिख देता है कंपनीज एक्ट के बारे में, या फिर जो भी आप इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कोई आपने वेबसाइट ओपन कर ली है किसी पर्सन की, उन्होंने लिखा हुआ है कुछ, तो वो इतना रिलायबल नहीं हो सकता। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि आप क्या ओपन करेंगे, एमसीए। चलिए अगर मैं चैप्टर 1 में जाती हूं तो चैप्टर 1 में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टाइटल्स, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। किस चीज की कमेंसमेंट, कंपनीज एक्ट 2013 की कमेंसमेंट। सेक्शन 2 मैंने क्या बोला, किस चीज का होगा कंपनीज एक्ट में, डेफिनेशंस का सेक्शंस होगा। अगर आप इसको ओपन करें, सो वी हैव सो मेनी डेफिनेशंस। पूरे कंपनीज एक्ट की जितनी भी डेफिनेशंस है
हर एक चैप्टर की, वो आपको कहां मिलेंगी? सेक्शन 2। सेक्शन 2 एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज माना जाता है, इसीलिए इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम सब सेक्शंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब सेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, से सपोज मैं यहां पे चैप्टर नंबर 3 में गई। चैप्टर नंबर 3 किस चीज का है? कंपनी को, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 3 को अगर ओपन करते हैं, सी, ये बेयर एक्ट है। कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है? 3rd पॉइंट। मीन्स ये सेक्शन 3 है। ठीक है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। ओके, चलिए वापस से चलते हैं ब्लैंक पेज पे अपने। सो सेक्शन 2 को मोस्टली हम क्या मानते हैं? डेफिनेशंस का सेक्शंस। यहां पे सारी की सारी आपको डेफिनेशंस मिल जाती है। एंड इसको हम और क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। प्लीज राइट डाउन, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सो अगर हम इसको इस तरह से रीड कर रहे हैं, सेक्शन 2 बोलेंगे इसको, दिस इज सेक्शन, और इसको क्या बोलेंगे? क्लॉज। वाई? बिकॉज डेफिनेशन का जो सेक्शन है, दिस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। आया रीजन समझ में? मोस्टली यहां पे आपको डेफिनेशंस मिल जाती है। प्लीज राइट डाउन, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आप लोग लिखते जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई फायदा नहीं है कंपनीज एक्ट पढ़ने का जब तक ये डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। ठीक है, तो आज का सेशन भी हम थोड़ा सा लाइट रखने वाले हैं। हाय विराट, होप यू आर फाइन एंड आपको समझ में आ रहा हो। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो गाइस। और भी जिसने ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज। ओके, अभी हम जानने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शंस। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सेक्शंस को रीड कैसे करते हैं। इसको आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शंस लिख सकते हैं या फिर हाउ टू रीड अ सेक्शन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शंस, और इसका क्वेश्चन बना सकते हैं हम, हाउ टू रीड अ सेक्शन। ठीक है, अगर अभी आपने सेक्शन 3 ओपन किया, क्या लिखा हुआ था उसमें? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। वेरी गुड। तो अगर आप कहीं पे भी कंपनीज एक्ट में कुछ पढ़ रहे हैं और इस तरह से लिखा हुआ है, तो अब आप उसको क्या बोलेंगे? जो सबसे नंबर 1 पे लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं। यस, परफेक्ट। जो यहां सेकंड नंबर पे है, उसको हम क्या बोलेंगे? सब सेक्शन बोलेंगे। आगे बोलिए। वेरी गुड। आगे हम बोलेंगे क्लॉज, एंड देन परफेक्ट। यू गाइस आर इंटेलिजेंट इनफ। सब क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 जो रोमन नंबर्स में होगा, और उसके आगे ABCD अगर लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? सब क्लॉज। अगेन, जब फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर, उसको बोलते हैं सेक्शन। अंदर एक और डिजिट आपको मिलता है न्यूमेरिकल नंबर, उसको आप बोलते हैं सब सेक्शन। आगे अगर रोमन नंबर्स लिखे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्लॉज, और उसके अंदर अगर ABCD करके कुछ लिखा हुआ है तो वो होगा सब क्लॉज। So this is a perfect way to read any kind of section in detail. और अगर सेक्शन 2 के साथ कंपनीज एक्ट में कुछ भी आप रीड कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज, आगे जो भी लिखा होगा उसको क्लॉज बोलेंगे आप। ठीक है, अच्छा, आपने प्रोविजो सुने हैं? प्रोविजो क्या होते हैं? प्रोविजो, ठीक है, वापस से हम जाएंगे एक्ट के ऊपर। देखिए, आप जब भी कंपनीज एक्ट रीड कर रहे हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर क्लॉज के बाद भी कुछ मेंशन करना होता है तो बेयर एक्ट, ऐसा बेयर एक्ट होता है। ये लॉ की डेफिनेशन है। किसने दी है? जिसने लॉ बनाया है। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेटर। वाओ, वेरी नाइस, यू गाइस नो अबाउट इट। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर लॉ बनाता है।
ठीक है, उसके अंदर के क्या पॉइंट्स है बेटा, देखो क्लॉज के अंदर भी जो चीजें मेंशन्ड होती है वो कैसे, लैंग्वेज क्या होती है, फर्स्ट वर्ड क्या है, प्रोवाइडेड, और उसके बाद क्या लिखा है, और भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है तो प्रोवाइडेड फर्दर लिखा जाता है, और उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालनी होती है तो प्रोवाइडेड ऑल्सो वर्ड आता है, और उसके बाद हमेशा प्रोवाइडेड ऑल्सो ही आता रहेगा। दोबारा से बोल रही हूं, क्लॉज के बाद क्या होगा, सबसे पहले प्रोवाइडेड, उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और उसके बाद प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, और उसके बाद हमेशा प्रोवाइडेड ऑल्सो। तो ये फर्स्ट प्रोवाइडेड है ना, जो ये क्या है, ये फर्स्ट प्रोविजो है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट क्या हो गया, सेकेंड प्रोविजो, प्रोविजो 2। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट क्या हो गया, प्रोविजो 3। प्रोवाइडेड ऑल्सो नेक्स्ट वाला प्रोविजो 4 और प्रोविजो 5। तो 5 प्रोविजोस भी दिए हुए हैं यहाँ पे। दोबारा से बोलते हैं, सबसे पहले सेक्शन पढ़ा, सेक्शन के बाद सब सेक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद क्लॉज पढ़ते हैं, और उसके बाद सब क्लॉज आप पढ़ते हैं, एंड आफ्टर दैट प्रोविजो, जो कैसे लिखे होंगे लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोवाइडेड ऑल्सो, एंड आगे सारे प्रोवाइडेड ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम वापस से चलें तो इसको अब आगे कैसे लिखेंगे हम, अगर प्रोविजो 1 होगा, आगे लिखते रहते हैं, प्रोविजो 2, प्रोविजो 3, प्रोविजो 4, प्रोविजो 5। तो उसमें कैसे लिखा होगा, दिस, यहां पे लैंग्वेज क्या होगी, कैसे पता लगाएंगे, प्रोविजो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट करके आगे सारी बात लिखी होगी। प्रोविजो 2 में कैसे लिखा होगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, दिस इज द एक्चुअल लैंग्वेज, और आगे सब कुछ लिखा होगा। प्रोविजो 3 में प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। प्रोविजो 4 अगर है तो आगे सारे कैसे चलेंगे, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ रीडिंग कंपनीज एक्ट, इनफैक्ट एनी लॉ। आई एम गोना टेल यू हाउ टू रीड इट, बिकॉज आप ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी बन गए और आपको आता भी नहीं होगा कि कंपनीज एक्ट को, बेयर एक्ट को रीड कैसे करते हैं, तो आपका फ्यूचर चला जाएगा थोड़े से खतरे में। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, हमने थोड़ी सी सैलरी का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस किया था, कंपनीज एक्ट का किया था ना। तो कितनी सैलरी है वो हमने बेसिक आपको बता दी, बट कितना आप ग्रो करते हो ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी नॉलेज और स्किल के ऊपर। जब तक आप इसे अच्छे से नहीं सीखेंगे तब आगे आपको फिर रेपुटेशन भी डाउन रहेगा, इंसल्ट भी होगी जब चीजें नहीं आती होगी, और इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा करियर चाहिए, डिटेल में हमें पढ़ना होगा कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना ये थोड़ा सा एक मिथ होता है कि यार हमें हर सब्जेक्ट में ना कुछ इजी नोट्स मिल जाए, बट ये सब्जेक्ट कैसा है, ये आपका फ्यूचर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स अलग है, टू बी ऑनेस्ट। वैसे आप कंपनी सेक्रेटरी करते हो तो आप मल्टीपल लॉज पढ़ते हो कि नहीं, मल्टीपल लॉज आपको पढ़ने हैं, बिकॉज आपकी लाइफ ही लॉज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ना क्या है, कंपनी लॉज, बिकॉज दिस इज गोना बी योर फ्यूचर। तो इसमें हम नोट्स में से भी पढ़ेंगे, आई एम गोना मेक यू राइट ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग्स, और हम बेयर एक्ट में से भी पढ़ेंगे। आई मीन टू से हम मॉड्यूल को भी रेफर करेंगे, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 3 चीजें मेरे साथ कर रहे हो, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आई एम गोना मेक यू राइट समथिंग, तो उसके लिए हमने सेपरेट रजिस्टर्स लगाए होंगे। हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल चैप्टर्स के, प्लस व्हाट मोर, बेयर एक्ट को भी हमें रेफर करना है। 3 चीजें मिला के अगर हम पढ़ रहे हैं तो नो वन कैन स्टॉप अस कि हम 1 गो में ये वाला पेपर निकाल लेंगे। ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलरली फॉर दिस पेपर। ठीक है, बाकी के लिए वी हैव अदर फैकल्टीज एज वेल जो अपने अपने एग्जाम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, जो आपने लिए ही हैं उनके सेशंस। तो आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत अच्छे रहने वाला है सब कुछ। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। तो आगे चलिए बेटा, अथॉरिटीज के बारे में जानते हैं। कौन सी अथॉरिटीज जो रेगुलेट कर रही हैं
कंपनीज एक्ट को, हु आर रेगुलेटिंग, या फिर आप गवर्न वर्ड भी लिख सकते हो, कंपनीज एक्ट 2013. ओके, मैं यहां पे आपको 3 अथॉरिटीज के नाम बताने वाली हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो रेगुलेट कर रही हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 को. अभी तक तो हमने सिर्फ सुना था एमसीए क्या होता है, आरडी क्या होता है, आरओसी क्या होता है. अभी एक ओवरव्यू मैं आपको देने वाली हूं, बिकॉज आप पूरा कंपनीज एक्ट जब मेरे साथ पढ़ने वाले हो तो बार बार ये शब्द आने वाले हैं. एमसीए क्या होता है, आरओसी क्या होता है, आरडी क्या होता है. जब तक नहीं पता होगा ना कि इनका रोल क्या है, इतना इंपॉर्टेंट जब पहले ही आपको नहीं बताया जाएगा तो अच्छे से समझ नहीं आएगा. वो जर्नी थोड़ी सी ना ऑन एंड ऑफ रहेगी फिर. तो सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? एक्सक्यूज मी, नंबर 1 पे आता है एमसीए. सबसे बड़ा कौन? एमसीए. देन नंबर 2, क्या लगता है नंबर 2 पे मैं क्या लिखने वाली हूं? हाँ जी, आदि. नंबर 3 आरओसी. ओके, एमसीए क्या करता होगा? एनी आइडिया? सो फुल स्क्रीन प्लीज. एमसीए क्या करता होगा? व्हाट डू यू थिंक? रूल्स का नाम सुना है आपने? रूल्स, मैंने बोला कितने सारे रूल्स हैं. हर चैप्टर में एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रूल आपको मिलता है, और किन्हीं चैप्टर्स में कुछ एक से ज्यादा रूल्स भी होंगे. मैंने हमेशा आपको पहले सीएससीटी में भी बताया था, तब हमने डिटेल में नहीं पढ़ी थी चीजें, ओवरव्यू लिया था सिर्फ, ताकि एक आइडिया मन में बन जाए. ठीक है, जो रूल्स होते हैं ना वो हमें सेक्शंस के साथ रख के पढ़ने होते हैं, तो सेक्शंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है. और अगर आपको कोई सिर्फ सेक्शंस ही पढ़ा रहा है और रूल्स को रेफर भी नहीं कर रहा, तो आप इनकम्प्लीट नॉलेज लोगे. ठीक है, रूल्स आर टू बी रेड विद सेक्शंस. तो कभी कभी क्या होता है, एक सेक्शन को हम दूसरे सेक्शन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, और एक सेक्शन को रूल्स के साथ पढ़ते हैं. हर चैप्टर में 29 चैप्टर्स है, और हर चैप्टर में आपको एटलीस्ट कुछ सेट ऑफ रूल्स मिलते हैं. तो ये रूल्स बनाता कौन है? किसके पास पावर है रूल्स बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है क्या? एमसीए के पास पावर है क्या? यस, एमसीए के पास पावर है रूल्स बनाने के लिए, टू मेक रूल्स. फिर आती है सेकेंड अथॉरिटी, विच इज आरडी. आरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? रीजनल डायरेक्टर. रीजनल डायरेक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है. आरओसी की फुल फॉर्म पहले बहुत बार पढ़ी है हमने. आरओसी की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो क्यों ना हम उसी से शुरुआत करें जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, एमसीए. अभी अभी एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको लेकर गई थी. ठीक है, तो www.government.in के नाम से इसकी वेबसाइट आपको मिल जाती है. ठीक है, अब एमसीए के पास क्या पावर्स होती है बेटा? रूल्स बनाने की. रूल्स जो आप सेक्शंस के साथ रख के अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो रूल्स कौन बनाएगा? एमसीए के पास से पावर्स रूल्स बनाने के लिए. एमसीए की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री, प्लीज राइट डाउन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. हम लोगों ने अपने लास्ट सीएसईटी के सिलेबस में भी पढ़ा था एमसीए के बारे में. जब हम करंट अफेयर्स का सिलेबस पढ़ रहे थे तब भी एमसीए पढ़ा था. थोड़ा सा हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ लिया था, छोटा सा टॉपिक है ना. अब आते हैं आरडी के ऊपर. रीजनल डायरेक्टर. आरडी क्या करता है? थोड़ी अप्रूवल्स दे देता है. किसको? कंपनीज को. अच्छा, कंपनीज एक्ट को रेगुलेट कौन कर रही है? अथॉरिटीज. ये 3 अथॉरिटीज रेगुलेट कर रही है. तो किसी किसी कामों के लिए ना कंपनीज को अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए अप्रूवल्स चाहिए होते हैं. तो वो अप्रूवल्स कौन दे सकता है? आरडी. रीजनल डायरेक्टर कंपनीज को आगे कुछ काम करने के लिए कुछ परमिशंस दे देता है, अप्रूवल्स दे देता है. बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे कि किन्हीं किन्हीं चीजों को करने के लिए ना कंपनीज के अंदर सबसे पहले आरडी की अप्रूवल लगेगी, उसको फॉर्म्स भेजने पड़ेंगे. आरडी ने अगर अप्रूव कर दिया एक बार, आरडी की अप्रूवल की कॉपी आ गई, ऑर्डर आ गया अगर, उसके बाद ही आप वो काम कर सकते हो. ठीक है,
तो आरडी क्या करता है? अप्रूवल देता है। तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी क्या करेगा? मैं वही चीज अभी आपको बताती हूं जो आपने आरओसी का रोल अभी तक मेरे से पढ़ा है सीएसडब्ल्यूटी में, थोड़ा सा वही डिस्कस करते हैं। बाकी तो डिटेल नॉलेज हम लेते ही रहेंगे, पूरे जो 300 से 350 सेक्शंस हमने पढ़ने हैं अपनी जर्नी में। देखिए, हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना सीखा था, ठीक है। सीएसडब्ल्यूटी में हमने देखा था कि स्पाइस फॉर्म्स होते हैं, स्पाइस फॉर्म 32, स्पाइस फॉर्म 33 एंड स्पाइस फॉर्म 34। स्पाइस फॉर्म 32 इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लगती है वहां पे, सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स लगती है, उसका नाम पता सारी डिटेल्स लगेंगी, आधार कार्ड लग जाएगा उनका, ठीक है। और डायरेक्टर्स की सारी डिटेल्स लगी थी वहां पे, उनका नाम, उनका पता, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ सब लग गया था। आपकी कंपनी का जो एड्रेस है वो आ गया था यहाँ पे, राइट। कुछ डेक्लेरेशंस आ गई थी बेटा। किसकी डेक्लेरेशंस आई थी? प्रोफेशनल्स की, सीए या फिर सीएस की, या फिर जो अकाउंटेंट्स है उनकी आप लगा सकते थे डेक्लेरेशंस, ठीक है। अब जो डायरेक्टर बन रहे हैं उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है, कि रिटर्न लेना पड़ता है ना DIR 2 फॉर्म में, कि क्या आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। दैट्स ओके अगर आप भूल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएसईटी वाला ये ह्यूमन माइंड है, मैंने पहले भी बोला था ना शायद एक बार, 45 डेज तक किसी भी ह्यूमन बीइंग को चीजें याद रहती है, एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा माइंड से वॉश आउट होना शुरू हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे कि कंपनी का नाम कैसे रजिस्टर कराना है, फिर उसके बाद कंपनी के फॉर्म्स कैसे डाउनलोड होंगे, पहले कैसे भरेंगे, कैसे भेजने होते हैं। तीनों फॉर्म्स हम साथ में भेजते हैं, स्पाइस फॉर्म 32, 33 एंड 34 कैसे भेजने हैं। आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज भी करेंगे हम, ठीक है। तो आरओसी का पहला रोल क्या? टू रजिस्टर अ कंपनी, टू रजिस्टर अ कंपनी। अच्छा, कंपनी को आपने ये भी देखा होगा, किसी किसी चीजों के लिए भी अप्रूवल्स चाहिए होती है आरओसी से भी, है ना। आरडी तो अप्रूवल्स देता है, और किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए अप्रूवल्स आरओसी भी देगा। किसको? कंपनी को। तो ये भी देगा अप्रूवल्स। थोड़ा हाइलाइटर अभी चेंज कर लेते हैं, आई मीन कलर, ओके। सो यहां पे मैं ये फर्स्ट रोल लिखा, अभी सेकेंड रोल लिख देते हैं, टू गिव approvals to companies for various things। बहुत सारी चीजों के लिए ये भी अप्रूवल्स देते हैं कंपनीज को। अब बात आती है अगर आरओसी की, ठीक है। आरओसी जो भी काम कर रहा है, क्या गारंटी है आरओसी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा? आरओसी से बड़ा कौन है? आरडी। आरडी से बड़ा कौन है? एमसीए। आरओसी सारे काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कौन चेक करेगा? आरडी। तो आरडी का पहला काम अप्रूवल्स देना, दूसरा काम टू चेक द वर्किंग ऑफ, प्लीज राइट डाउन, टू चेक द वर्किंग ऑफ आरओसी। आरओसी की वर्किंग को चेक करना आरडी का काम हो गया। तो एमसीए का बिल्कुल अभी मैंने बेसिक चीजें आपको बताई है। रूल्स बनाने की पावर किसके पास? एमसीए के पास, ठीक है। 3 अथॉरिटीज हैं जो कंपनीज एक्ट को रेगुलेट कर रही है। सबसे बड़ी अथॉरिटी एमसीए, एंड आफ्टर दैट आरडी। आरडी स्टैंड्स फॉर रीजनल डायरेक्टर। तीसरी अथॉरिटी आरओसी। आरओसी स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये जो आरओसी है आपको पता होगा, हर स्टेट में अलग अलग आरओसीज होती है, ठीक है। हर स्टेट में अलग अलग आरओसीज होती है। उस स्टेट की जितनी भी कंपनीज हैं उनके रिकॉर्ड्स कौन बनाता है? उस स्टेट का आरओसी, ठीक है। थोड़ी सी और डिटेल में क्यों ना बात कर ले एमसीए के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ, आई होप यू आर राइटिंग एवरीथिंग, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक नॉलेज है। कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे तब जब ये सारी चीजें हमें पता होंगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या करता है ये? अभी अभी डिस्कस किया था। एमसीए रूल्स बनाता है,
आप 29 चैप्टर्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़ते हो, और ये रूल्स बनाने की, ये रूल्स पास करने के पास ओनली पार किसके पास है? एमसीए के पास। एमसीए को ये पार्स बनाने के लिए किसने बोला होगा? एमसीए को ये पार्स बनाने के लिए किसने परमिशन दी? कंपनीज एक्ट 2013 ने। किसने दी है? कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शंस पढ़ते हो तो किसी ना किसी सेक्शन ने ही तो दी होगी। कौन सा सेक्शन हो सकता है? इंपॉर्टेंट सेक्शन बताने जा रही हूं, सेक्शन 469, इसे भी याद रखना हमेशा। सेक्शन 469 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने किसको पार दी है? एमसीए को पार दी है कि आप क्या बनाइए? रूल्स बनाइए, जो कहां पे एप्लीकेबल होंगे? कंपनीज एक्ट 2013 में। हर एक चैप्टर में एक सेट ऑफ रूल है, उस रूल को आप सेक्शंस के साथ रख के पढ़ते हैं, और एक सेक्शन है सेक्शन 469 जिन्होंने पार दिए एमसीए को टू मेक रूल्स। आई बात समझ में? एक और चीज लिखेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट, फिर हम वापस से अपनी बुक के ऊपर जाएंगे। रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर टू बी रेड। रूल्स आर टू बी रेड विद सेक्शंस of Companies Act 2013. रीजन क्या है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अब हमें कभी भी आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि एमसीए के कुछ रूल्स हैं? कहां से पढ़ने हैं हमें? अगर हम चले वापस से अपनी बुक के ऊपर जो मैंने यहां पे ओपन की थी, दिस इज बेयर एक्ट। तो यहां पे ना फॉर एग्जाम्पल जहां पे भी लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म या फिर एक लैंग्वेज है ना, पता कैसे चलता है? हमें रीड करना आना चाहिए। कैसे पता चलता है कि ये एमसीए के दिए गए रूल्स हैं? ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन तो आप पूरा पढ़ रहे हो, सेक्शन 3 क्लॉज 1, सॉरी सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, और नीचे सारे प्रोविजोज हैं। जहां पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यहां पे भी मिल गया एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एक और बार बार लिखा होगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये एज में बी प्रिस्क्राइब्ड को अगर हम ओपन करते हैं तो ये रूल्स है। ये किसने हमें प्रोवाइड किए? एमसीए ने। रूल्स कौन देता है? एमसीए देता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा रूल्स कहां है? कहां से, कौन सी लैंग्वेज से हमें पता चलता है? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। बार बार लिखा होता है ना कि जैसा रूल्स में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के रूल्स में लिखा हुआ है, और ये रूल्स कौन बना रहा है? किसके पास पार है? एमसीए। ठीक है, तो ये बेसिक छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए। रीजन हम कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, ऊपर ऊपर से नॉलेज नहीं लेंगे सिर्फ। ठीक है जी, ओके। अब आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस है इसके। सेक्शन 1 में हम इसके पढ़ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट डू यू थिंक? कंपनीज एक्ट 2013 कहां पे एप्लीकेबल होगा? टू होल ऑफ इंडिया। प्लीज राइट डाउन, यहीं पे अभी शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूं, राइट? कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. It is applicable to whole of India. Do you think it's including Jammu and Kashmir as well? Why? Because it's the part of India now. That is why Companies Act 2013 is applicable to whole of India, and we will assume कि obviously इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आने वाला है। आगे क्या पढ़ने वाले हो? सारे सेक्शन 2 दिख रहे हैं, तो सेक्शन 2 के अंदर जो भी लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। तो की डेफिनेशंस आपको मिल जाती है सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 6 में आपको मिलेगी डेफिनेशन एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 9, सेक्शन 2 क्लॉज 20, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम अभी तक कर ही चुके हैं सेक्शन, और 2 सेक्शंस आज पढ़ लिए। दूसरा कौन सा है? सेक्शन 469। कहां का सेक्शन है ये? कंपनीज एक्ट 2013 का है। क्या लिखा हुआ है इसमें? किसने एमसीए को पार दिए रूल्स बनाने के लिए, और वो रूल्स किसके साथ पढ़ते हो आप?
सेक्शंस के साथ, ताकि और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अदरवाइज सेक्शंस पढ़ना बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है जब तक एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स को डिटेल में आपने नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में बेसिकली टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्लास से डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ चुके हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ चुके हो, ओके अनलिमिटेड कंपनी के बारे में आप पढ़ चुके हो। गवर्नमेंट कंपनी, कुछ बच्चे जो मेरे से इंडिविजुअल डेमोज लेके गए थे उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी भी मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है। होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, केएमपीज, केएमपीज में किसका नाम आता है? कंपनी सेक्रेटरीज का नाम आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मे बी आज ही पढ़ने वाले हैं ये। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, और थोड़ी सी हम लोग को हिस्ट्री भी पढ़नी है एंड कुछ केस लॉज भी आपको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में हमको सेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, रूल्स पढ़ने हैं, प्लस कुछ केस लॉज भी पढ़ने हैं। हर चैप्टर में कुछ केस लॉज पढ़ेंगे। अभी केस लॉज कौन से हैं ये मैंने तो नहीं बनाए होंगे, ये केस लॉज ऑलरेडी बहुत साल पुराने होंगे। कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ते थे ना हम, CSEET में भी हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, तो ऐसे कुछ केस लॉज हम अपने सेक्शंस के साथ रेफर करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाला एक फीचर पढ़ते हैं कंपनी का, राइट। कंपनी की एक सेपरेट पर्सनालिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी जो भी काम कर रही है उसके लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी के मेंबर्स जो भी कर रहे हैं उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हम कौन सा केस लॉ पढ़ते हैं? सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम केस लॉज भी पढ़ने वाले हैं हर चैप्टर में। 200 के आसपास तो आपकी बुक्स में होंगी, ठीक है। वी विल ट्राई कि हम सबको कवर कर ले, ताकि जब हमारे सामने कंपनीज एक्ट का पेपर आए ना, हर चीज हमने एक बार की हो, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंपनी वी हैव ऑलरेडी डन। कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। कौन कौन से लैटिन वर्ड है? कॉम एंड पनीस। कॉम का मतलब विद एंड टुगेदर, पनीस का मतलब ब्रेड, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कौन से पर्सन्स? लाइक माइंडेड पर्सन्स जो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स टुगेदर। तो वो प्रॉफिट्स क्या है? ब्रेड, ठीक है। और विद एंड टुगेदर का क्या मतलब था? कॉम का मतलब क्या था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं, कुछ लोग कंपनी को कॉर्पोरेशन समझ लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। कुछ लोग उसको सेम ही समझ लेते हैं कि कंपनी कॉर्पोरेशन ही तो है, बट देखने में सेम लगता है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। फर्स्ट पॉइंट, एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, यानी कि जैसे ही आपने कंपनी को रजिस्टर करवा लिया तो उसको क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। वो कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, किसने उस कंपनी को रजिस्टर किया है? ROC ने। ROC जैसे ही कंपनी को रजिस्टर करती है तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे देती है, तो आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो रजिस्टर्ड है owes its existence either to a special act of parliament। जो कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट की है तो उसको किसने इनकॉर्पोरेट किया होगा? या तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इनकॉर्पोरेट किया होगा या फिर कंपनी लॉ ने इनकॉर्पोरेट किया होगा। कंपनी लॉ कौन सा है अभी? कंपनीज एक्ट 2013 ने या तो इनकॉर्पोरेट किया है या किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। अब कुछ ऐसे आपने नाम, ये बहुत ही फेमस नाम मैंने लिखे हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस के, नॉट कंपनी, कॉर्पोरेशंस। कौन सी? LIC का नाम सुना है ना सबने? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबने सुना है? क्या ये कंपनी है? नो, इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स अ कॉर्पोरेशन। अभी पढ़ेंगे कि क्या कंपनी होती है, क्या कॉर्पोरेशन होता है। सो SBI को ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्या है? कॉर्पोरेशन है। have been brought into existence through special act of parliament। just because ये कॉर्पोरेशन है, इनको कंपनीज एक्ट नहीं लेकर आया। कॉर्पोरेशन को कौन लेकर आता है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके दो बहुत ही फेमस एग्जांपल्स क्या है? LIC इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ कॉर्पोरेशन। इसको कंपनीज एक्ट नहीं लाया, इसको कौन लाया है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड सिमिलरली SBI, सेम इज द केस विद SBI एज वेल। वेयर एज अ कंपनी लाइक, आगे देखो कंपनी के आगे क्या लिखा होता है? टाटा स्टील लिमिटेड, बहुत ही फेमस कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम सुना है सबने?
These are very famous companies. So इनके आगे क्या लिखा है बेटा? LTD, Limited. What do you think? It's a private company or public company? It's a public company. अगर किसी कंपनी के नाम के आगे पीवीटी लिमिटेड लिखा है तो वो हो जाती है प्राइवेट कंपनी, या फिर पूरा फुल्ली आपने प्राइवेट कंपनी लिखा है तो वो हो जाती है प्राइवेट कंपनी. ठीक है. और अगर सिर्फ एलटीडी या फिर लिमिटेड वर्ड लिखा है तो वो क्या हो जाती है? पब्लिक कंपनी. तो अगर टाटा स्टील लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आप करें तो इनको किसने बनाया है? कंपनी लॉ ने. बोले तो कंपनीज एक्ट या तो 1956, बिकॉज दीज आर ओल्ड कंपनीज. ठीक है, ओल्ड कंपनीज है काफी. तो कंपनीज एक्ट 1956 ने इनको बनाया, बट अभी 1956 एक्ट को किसने रिप्लेस कर दिया? कंपनीज एक्ट 2013. तो चाहे आप टाटा स्टील लिमिटेड ले लो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ले लो, इनके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा अभी? कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि वो वाला एक्ट तो चेंज हो चुका है. हर एक पुरानी वाली प्रीवियस कंपनी लॉ में भी जो कंपनी बनी है उनको अब क्या फॉलो करना पड़ रहा है? कंपनीज एक्ट 2013. तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने पढ़ा बिटवीन कंपनी एंड कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन को कौन एग्जिस्टेंस में लेकर आता है, कौन बनाता है, कौन इनकॉर्पोरेट कर रहा है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. और कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013. जतिन, यू आर गेटिंग इट ना? श्योर? आई एम गेटिंग वियर्ड रिएक्शंस. पहला डिफरेंस पता चला, रिवाइज भी करने वाले हैं अभी हम. कंपनी को कौन लेकर आया है? कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोई और पिछला कंपनी लॉ. और कॉर्पोरेशन को स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एग्जाम्पल्स क्या थे कॉर्पोरेशन के? LIC एंड SBI. कंपनी के बारे में फिर से एक और ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज डिफरेंस में लेकर आएंगे. कंपनी डिराइव कैसे हुई है? सो कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. दो लैटिन वर्ड्स हैं एक्चुअली, कॉम एंड पनीस. बेटा कॉम का मतलब क्या है? विद और टुगेदर, यानी कि कोई चीज साथ में है, कुछ लोग साथ में है. विद एंड टुगेदर. पनीस का मतलब, so company is derived from a Latin word. Let's repeat once again. Com and panis, these are not English words, these are Latin words. अलग language से हमने उठा के English word बना दिया company. So com का मतलब with or together. panis का मतलब bread. तो अगर आप इनको combine कर दो with and together, कौन? Association of persons. Associate किया है कुछ लोगों ने with and together. ऐसे लोग जिनका common objective है, लाइक माइंडेड पर्संस है ये लोग. ठीक है. तो इन्होंने साथ में मिला, ज्वाइन किया एक दूसरे को, जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है सेम टाइम की कंपनी बनानी है, सेम टाइप का बिजनेस करना है, और बिजनेस करके क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे. प्रॉफिट बोले तो ब्रेड एंड बटर फॉर देम, राइट? सो कॉम एंड पनीज मीन्स एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस हु आर कंडक्टिंग अ बिजनेस टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपनी. पढ़ा था ना? अगर हम कॉर्पोरेशन की बात करें तो अदर वर्ड कॉर्पोरेशन अगेन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. ये भी एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है. कॉर्पस वर्ड है. दिस इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट इज अ लैटिन वर्ड. कॉर्पस का मतलब क्या है? बॉडी. कॉर्पस मीन्स बॉडी. तो कॉर्पोरेशन क्या हो जाती है? एक बॉडी. LIC क्या है? इट्स अ बॉडी, राइट? SBI क्या है? इट्स अ बॉडी. अकॉर्डिंगली हमने क्या समझा इससे? कॉर्पोरेशन, जैसे कंपनीज एक लीगल पर्सन है, ये भी एक लीगल पर्सन है, विच इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन अ नेचुरल बर्थ. जस्ट लाइक कंपनी. ये चीज यहां पे कॉमन हो गई कि कंपनी का भी नेचुरल प्रोसेस से बर्थ नहीं हुआ, उसको कंपनीज एक्ट ने बर्थ दिया है. वैसे कॉर्पोरेशन एक बॉडी है जिसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने बर्थ दिया है. इन दोनों का ही नेचुरल प्रोसेस से बर्थ नहीं होता. That is why both company and corporation are considered as an artificial legal person. कंपनी की डेफिनेशन हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं? कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो आप सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर. ऑलरेडी हमें पता है, बार बार हमने ये डेफिनेशन कर लिया है. कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेशन की बात करूं तो उसको हम कहां पा सकते हैं? सेक्शन 2011 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Corporation includes a company incorporated outside India but does not include cooperative societies. मुझे ये बताओ,
लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है सिर्फ वही कंपनी है कंपनीज एक्ट के अंडर, डिस्कस किया था ना ये, अब रिपीटिंग वंस अगेन, जो कंपनी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है सिर्फ उसी को कंपनी बोलेंगे। लेकिन कॉर्पोरेशन इट्स अ वाइडर टर्म। कॉर्पोरेशन के अंडर जो कंपनीज इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, जो कंपनीज इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी आ जाती हैं। तो विच वन इज द ब्रॉडर टर्म, कंपनी और कॉर्पोरेशन? कॉर्पोरेशन इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंपनी इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। कंपनी में सिर्फ इंडिया की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आती है और कॉर्पोरेशन में बॉडीज तो आ गई प्लस कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट कॉर्पोरेशन में क्या चीजें नहीं आती बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहां पे नहीं आएंगी और कोई भी ऐसी कंपनीज जो फॉर द टाइम बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके बताया कि कुछ टाइम के लिए हम ये कंपनी बना रहे हैं एंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्पस और आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम वो कंपनी वैनिश हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आएगी। रिपीटिंग वंस अगेन, कॉर्पोरेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आती क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अपना एक एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, वो उसके अंदर आ जाती है, कॉर्पोरेशन में नहीं आएंगी। दूसरी चीज, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए बनाई है किसी पर्पस के लिए, वो भी कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आएंगी। तो क्या आएगा कॉर्पोरेशन के अंडर? कोई भी बॉडी है अगर जो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है एंड अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और कंपनी में क्या आएगा? ओनली अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। विच वन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट? कॉर्पोरेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, कंपनी इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। तो अलग अलग आपने पॉइंट्स पढ़े। इन नटशेल द टर्म कॉर्पोरेशन और बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म देन द टर्म, और यू कैन से अ वर्ड, कंपनी। वर्ड को आप टर्म भी बोल सकते हो बेटा, टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हो। ओके, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। कंपनी क्या है? एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकती है, किसी के खिलाफ केस फाइल भी कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, अपने नाम पे एसेट्स होल्ड कर सकती है, एसेट्स बेच सकती है। ये सारी चीजें कहां जाती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कंपनी की खुद की पर्सनालिटी है, जो हम लोग काम कर सकते हैं ना एज ह्यूमन बींग्स, वो सारे काम कंपनी भी कर सकती है। लेकिन फिर भी कंपनी क्या कंसिडर की जाती है? एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट्स अ पर्सन, बट कौन सा वाला पर्सन? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। व्हाई? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। दैट इज व्हाई वी कंसिडर कंपनी एज अ लीगल पर्सन। ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम सब कुछ कर चुके हैं। सेपरेट मैनेजमेंट, लाइबिलिटी को कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ चुके हो। मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है आपको? कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी के हिसाब से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। मैं आज आपको कुछ एक्सेप्शंस कराने वाली हूं जहां पे कंपनी बनाई तो थी आपने लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, बट कुछ भी फ्रॉड करोगे तो पनिशमेंट में या तो ट्रिब्यूनल या आरओसी या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा? अब आपकी कंपनी की लाइबिलिटी कितनी हो गई? अनलिमिटेड। तो कुछ ऐसे केसेस अभी हम करने वाले हैं जहां पे कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। ये तो एक जनरल फीचर है, ऑब्वियसली कंपनी के पास बहुत अच्छा फीचर है। ये फीचर पार्टनरशिप के पास नहीं था। पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स, पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, इसलिए लोग भागते हैं वहां से, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस से। कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में आते हैं? कंपनी लॉ। ये डिटेल में पता है कौन से सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाले हैं पंकज सर? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में। फर्स्ट चैप्टर में आप सीख जाओगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस हम चूज करें अपनी कंपनी के लिए। सॉरी, कंपनी बनानी है तो आप छोटे स्केल पे बनाना चाहते हो या बड़े स्केल पे कोई बिजनेस करना चाहते हो तो कंपनी खोल लो बड़े स्केल पे। छोटे स्केल पे करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, थोड़ा सा एक एक एक्ट का टच देना चाहते हो तो एलएलपी खोल लो। ठीक है, पार्टनरशिप करना चाहते हो लेकिन कंपनीज के भी कुछ फीचर देना चाहते हो तो एलएलपी खोल लो। हाँ, पार्टनरशिप करनी है, चाहिए कि तुम्हारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी चलेगी, प्रॉफिट्स को शेयर करना है तो क्या खोल लोगे? पार्टनरशिप खोल लोगे।
तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करोगे, ये तो एग्जैक्टली आप पढ़ने वाले हो फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है. बट यहां पे हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है. अभी हम देख रहे हैं कि कंपनी के एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं जहां पे कंपनी की लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. यस, सो दीज आर द केसेस. मैं कुछ हेडिंग्स लिखवाऊंगी, अभी आप हेडिंग्स नोट कर लेंगे. एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी. तो ये क्या लिखा हुआ है, LLC स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज. इसके कुछ एक्सेप्शंस हम पढ़ने वाले हैं. चलिए, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स कौन होते हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, जिनका नाम कंपनी के मेंबर रजिस्टर में भी आ चुका है, दे आर कंसिडर्ड एज द मेंबर. सो द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कभी भी अगर आपको लगे, मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आप जनरल, चलो अगर याद नहीं भी है, आज की डेट में अगर आपको एक पब्लिक कंपनी खोलनी है तो मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, वी नीड 7 पर्सन्स. और आज की डेट में अगर प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो वी नीड मिनिमम 2 पर्सन्स होने ही चाहिए. ये रिक्वायरमेंट है. किसकी रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है. सो कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने कंपनी तो बनाई है, कौन सी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी वाली, और चाहे पब्लिक बनाई है चाहे प्राइवेट बनाई है, पब्लिक बनाई है तो 7 पर्सन होने चाहिए, प्राइवेट बनाई है तो 2 पर्सन होने चाहिए, पर्सन एज एन मेंबर्स जिनके पास शेयर्स हैं. तो कभी ऐसी सिचुएशन आए कि पब्लिक कंपनी के 7 मेंबर्स कम हो गए, 7 मिनिमम है और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, 7 से कम हो जाते हैं किसी भी टाइम पे, और प्राइवेट कंपनी के अगर मिनिमम 2 मेंबर्स है, उससे कम गिर जाए, सिर्फ 1 रह जाए या 1 भी ना हो, ऐसी सिचुएशन में भी आप बिजनेस करे जा रहे हो कंपनी का. यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि आपकी कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट से आप गिर चुके हो, फिर भी आप अगले 6 महीने तक, मोर देन 6 मंथ्स के बाद भी 6 महीने तक ठीक है आप बिजनेस चलाओ और 6 महीने तक अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लो, नए मेंबर्स लेकर आ जाओ और लिमिट को पूरा कर सकते हैं. बट 6 मंथ्स के बाद भी अगर आप अपना बिजनेस कैरी कर रहे हो और आपको इस बात की नॉलेज भी है, तो पनिशमेंट लगेगी. कंपनी कैसी बनाई आपने, लिमिटेड लायबिलिटी वाली, बट अब आपकी कंपनी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड. While the number of members so reduced, और हम more than 6 months से अपना बिजनेस कंडक्ट करे ही जा रहे हैं, अभी पनिशमेंट में क्या होगा, एवरी पर्सन, कौन है वो पर्सन जो मेंबर है उस टाइम पे जब आप अपना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उन 6 महीनों के बाद भी, और आपको इस फैक्ट के बारे में, कॉग्निजेंट का मतलब नॉलेज है आपको इस फैक्ट के बारे में, राइट डाउन. अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी का मतलब नहीं आता जो मैं बोलती हूँ, प्लीज राइट डाउन. Cognizant means you are aware of the fact, cognizant of the fact that you are carrying on the business. आप एक ऐसी कंपनी में पर्सन हो, मेंबर हो, जो बिजनेस चलाए जा रही है. 7 मेंबर्स अगर पब्लिक कंपनी है गिरे हुए हैं, उसके कम हो चुके हैं, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके 2 से कम मेंबर्स हैं और फिर भी हम कंपनी चला रहे हैं. तो ऐसे पर्सन और ऐसे मेंबर्स, दे आर सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल ऑफ द कंपनीज डेट्स. कंपनी के जो भी डेट्स होंगे उसके लिए वो सेवरली लायबल है, इंडिविजुअली लायबल है. सेवरली मीन्स इंडिविजुअली दे आर लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी. यानी कि अगर आपने शेयर्स जितने के भी लिए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आपको कंपनीज की डेट्स, चाहे आपकी शेयर होल्डिंग से ज्यादा भी हो जाए ना, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो गई, तो आपको उसमें भी हिस्सा लेना पड़ेगा एज पनिशमेंट. पहला पॉइंट देखा, मेंबर्स की लिमिट से 6 महीने के बाद भी कम हो चुकी है और फिर भी आप ऐसी कंपनी में अभी भी मेंबर्स बने और आपको ये प्रूव हो जाए अगर कि आपको नॉलेज भी थी इसके बारे में, देन देयर इज अ पनिशमेंट फॉर यू. सेकेंड सिचुएशन, आपने कंपनी ही कौन सी बनाई है, अनलिमिटेड कंपनी. ये तो है ही एक्सेप्शन. आपने कंपनी ही कौन सी बनाई है, अनलिमिटेड कंपनी. यहां के मेंबर्स की लायबिलिटी ही कितनी होती है, अनलिमिटेड. तो ये तो एक्सेप्शन में पॉइंट है ही. Isn't it so easy? इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 3. कैसे रीड करेंगे, कम ऑन. सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज C. वेरी नाइस.
इसके अंडर हमने पढ़ा है कि अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी तो होती ही कितनी है, अनलिमिटेड, तो ये तो एक्सेप्शन में डाल दिया। तीसरा पॉइंट, कब अनलिमिटेड हो जाएगी, वेयर इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप एज इन बंद हो रही है कंपनी, ठीक है। वाइंडिंग अप के टाइम हम क्या करते हैं, एसेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। फोकस पे ला रही हूं, लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। तो जब वाइंडिंग अप हो रही है and it appears that any business of the company has been created with an intent, जब कंपनी बंद हो रही है तो ये नॉलेज में अगर आ जाए कि ये कंपनी किस इंटेंशन से बनाई गई थी, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए। लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। लाइबिलिटीज किसको देनी है, क्रेडिटर्स को देनी है। क्रेडिटर्स ने हमें पैसा दिया था, हमें लोन दिया था, हमें मनी दिया था, अब उनको पैसा वापस करेंगे। उनको पैसा वापस दिए बिना कंपनी क्या बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्रेडिटर्स को पैसा पे करना है। वाइंडिंग अप के टाइम पे पता चले कि ये कंपनी क्या बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, क्या इंटेंशन था, डिफ्रॉड करने के लिए। और अदर पर्सन्स फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, किसी और पर्सन को या फिर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए आप कंपनी चला रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रिब्यूनल, पता है ट्रिब्यूनल कौन है, कंपनीज का कोर्ट होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कंपनीज का कोर्ट होता है स्पेशल। अदरवाइज वी हैव सुप्रीम कोर्ट, वी हैव हाई कोर्ट, वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वी हैव डिफरेंट कोर्ट्स इन इंडिया। कंपनीज के लिए कोर्ट्स कौन बनाया गया है, NCLT। तो ट्रिब्यूनल को अगर इस बात के बारे में नॉलेज हो गई तो ट्रिब्यूनल क्या डिक्लेयर करेगा कि जो भी पर्सन नोइंगली, मतलब जानबूझ के पार्टीज बने गए ऐसी कंपनी में जो बिजनेस चला रही थी अपने क्रेडिटर्स को या किसी और पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए, तो वो सारे पर्सन्स जिनको पता था और फिर भी ऐसी कंपनी में पर्सन्स हैं, दे आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी, फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी। जैसा ट्रिब्यूनल को अच्छा लगेगा ना, ट्रिब्यूनल वैसा फैसला सुनाएगा कि तुम्हें कंपनी की सारी डेट्स में हिस्सा लेना पड़ेगा या फिर कुछ पर्टिकुलर डेट्स में तुम्हें हिस्सा लेना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी पर्सन्स की लायबिलिटी कितनी थी, लिमिटेड। अब कितनी हो गई, अनलिमिटेड। व्हाई, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि तुम क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर रहे हो, फिर भी ऐसी कंपनीज में यू आर द मेंबर एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस, दैट इज व्हाई ये लायबिलिटी आपके लिए। थर्ड सिचुएशन, पहली मेंबर्स की लिमिट घट गई थी, 6 महीने के बाद भी बिजनेस चला रहे हैं। दूसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का केस था। तीसरा, कंपनी बंद हो रही है और ये सामने आ जाए कि डिफ्रॉड कर रहे थे, किसको, क्रेडिटर्स को या जिसने भी हमें पैसा दिया था। नेक्स्ट सिचुएशन, प्रोस्पेक्टस वर्ड को ना मैंने शायद पहले भी बहुत फोकस करके बताया। वी हैव सम न्यू स्टूडेंट्स एज वेल, वी हैव सम ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस? कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट है, पैसे की जरूरत है, क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी। क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी। शेयर्स इशू करने के लिए सबसे एक आई कैची डॉक्यूमेंट होता है जिसको देख के, एक तरह की एडवर्टीजमेंट है ये, ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी, नॉट फॉर द प्राइवेट कंपनी। प्रोस्पेक्टस कौन इशू करेगा, पब्लिक कंपनी एंड नॉट द प्राइवेट कंपनी। रीजन बताऊं इसका, प्राइवेट कंपनी जब हम पढ़ते हैं तो 3 रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हो, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं। पहला, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स ट्रांसफर तो कर सकते हैं बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जांपल, कैसे रिस्ट्रिक्शन, शेयर ट्रांसफर तो कर सकते हो पब्लिक प्राइवेट कंपनी में, बट पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल ले लो। ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल थे। मैं सिर्फ प्राइवेट कंपनी याद करा रही हूं आपको, और ये मुझे रिलेट करना है कि प्राइवेट कंपनी क्यों प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। थर्ड रिस्ट्रिक्शन याद करो, थर्ड रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी कभी भी इनवाइट नहीं करती लोगों को कि आओ हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। तो प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू तो करती है, कैसे देती है शेयर्स लोगों को, प्राइवेट प्लेसमेंट से। प्लीज राइट डाउन अगर आपको नहीं पता, प्राइवेट कंपनी शेयर्स कैसे देती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, बातचीत करती है लोगों से, कन्विंस करती है लोगों को, और देन उनको आसपास के जान पहचान के जो लोग होते हैं उनको ही सिर्फ शेयर्स देती है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं ऐसे प्रोसेस को।
लेकिन पब्लिक कंपनी क्या करेगी? जोरों शोरों से एडवर्टीजमेंट्स करती है, प्रोस्पेक्टस छापती है, वेबसाइट्स पे इशू कर देती है, न्यूज निकालती है कि आओ हमारी सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करो। तो ये शेयर्स इशू कैसे करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी या नहीं करेगी? करेगी। क्या ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? यस, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है और प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी शेयर्स इशू कर सकती है। सो प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट किसके पास? ओनली पब्लिक कंपनी एंड नॉट दी प्राइवेट कंपनी। तो आप अगर एक पब्लिक कंपनी हो, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया जो कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देख के लोग रेडी हो गए आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, और ऐसा प्रोस्पेक्टस जो आपने इशू किया था, किस इंटेंशन से इशू किया था? लोगों को डिफ्रॉड करने के लिए। कुछ झूठी इंफॉर्मेशन डाल दी थी आपने शेयर्स के बारे में जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी सिक्योरिटीज जो इशू कर रहे हो उसके बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपने प्रोस्पेक्टस में डाल दी, तो ऐसी सिचुएशन में आपके कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, किसकी होगी? एवरी पर्सन हु वॉज अ डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा था उस टाइम पे आप डायरेक्टर थे, या फिर आपका नाम आ चुका था डायरेक्टर में, प्रोस्पेक्टस में ही लिखा हुआ था आपका नाम डायरेक्टर में, ठीक है, या फिर जब प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा था उस टाइम पे आप डायरेक्टर थे, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और इस पर्सन को अब इन पर्सन्स की भी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? अनलिमिटेड। यानी कि डायरेक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे पर्सनली फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स और लायबिलिटीज ऑफ कंपनी। ठीक है, नीचे आ जाइए। इस केस में डायरेक्टर्स भी फंसेंगे प्रोस्पेक्टस में क्योंकि उनका नाम भी आता है। इस केस में हमारी कंपनी का प्रमोटर भी फंसेगा। प्रमोटर कौन होता है? जिनके माइंड में आइडिया आता है लेट्स फॉर्म अ कंपनी, जिन्होंने सबसे पहले एक आइडिया लेकर आया माइंड में और कंपनी बनाई, जो कंपनी की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व थे वो प्रोस्पेक्टस। या फिर किसी भी एक्सपर्ट का नाम भी अगर लिखा हुआ था ना प्रोस्पेक्टस में, वो एक्सपर्ट भी फंसता है, उसको भी कंपनी की लायबिलिटी में और डेट्स में हिस्सा लेना पड़ेगा। लायबिलिटी कितनी? अनलिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट, वेयर अ कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट्स। देखो हम लोग सिक्योरिटीज इशू करते हैं, जब हम डिपॉजिट्स इशू करते हैं तो डिपॉजिट्स जो लेता है वो कौन होता है? डिपॉजिट, बोलो बोलो बोलो, डिपॉजिट होल्डर्स। क्या बोलेंगे? डिपॉजिट होल्डर। जो शेयर्स खरीदेगा शेयर होल्डर, बॉन्ड खरीदेगा बॉन्ड होल्डर, ठीक है, डिबेंचर्स खरीदेगा डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट्स जो देता है कंपनी को, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डिपॉजिट होल्डर्स। तो लोगों ने अपना डिपॉजिट कंपनी को दिया, ह्यूज अमाउंट कंपनी के पास आ गया, तो डिपॉजिट होल्डर्स को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। क्या मिलेगा डिपॉजिट होल्डर्स को? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए लोगों से, डिपॉजिट होल्डर्स से, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इशू होना था लोगों को, डिपॉजिट होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलना था, वो इंटरेस्ट का जो टाइम पीरियड बताया गया था उस टाइम में हम लोग इंटरेस्ट नहीं दे पाए। ठीक है, इट्स अ बिग थिंग। लोगों का इतना पैसा आपने अपने पास रखा एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट आउट ऑफ दैट एंड यू आर नॉट गिविंग देम द इंटरेस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे सिचुएशन में फिर से कौन सामने आएगा? ट्रिब्यूनल को जैसे ही इस बात की जानकारी होगी कि आप डिपॉजिट्स इशू कर रहे हो, किसके लिए? डिपॉजिट होल्डर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, यानी कि उनका जो बेनिफिट है, उनका जो इंटरेस्ट है वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। ऐसे सिचुएशन में कंपनी के जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, पर्सनली लायबल होंगे विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर ऑल और एनी ऑफ द लॉसेस और डैमेजेस दैट मे हैव बीन इनकर्ड बाय द डिपॉजिट होल्डर्स। जितना भी नुकसान हुआ होगा ना डिपॉजिट होल्डर्स का, कंपनी की लायबिलिटी बनती है ये वाली लायबिलिटी के लिए कौन फंसेगा? ऑफिसर्स फंसेंगे, जिनको पता था कि कंपनी में ऐसा काम हो रहा है फिर भी दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस। दैट्स व्हाई ट्रिब्यूनल ने उनकी लायबिलिटी कितनी कर दी? उन डिपॉजिट्स को पूरा करने के लिए जितना भी लॉस हुआ है डिपॉजिट होल्डर्स का, वो लायबिलिटी कौन देगा? पर्सनली, अपनी जेब से, ऑफिसर्स।
Next point. Where the report made by the inspector states that the fraud has taken place in a company and due to some fraud, any director or KMP, please focus करना कि कंपनी में कोई तो फ्रॉड हुआ है. इंस्पेक्टर ने छानबीन की, वेरिफिकेशन की आपकी कंपनी में आके, और एक रिपोर्ट में ये बात अगर मेंशन कर दी किसी इंस्पेक्टर ने आपकी कंपनी में आके कि आपकी कंपनी का कोई डायरेक्टर या केएमपी, गाइस केएमपी में कौन कौन आता है? सीईओ, सीएफओ, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये होते हैं केएमपीज. या फिर आगे कोई भी डायरेक्टर. डायरेक्टर पता है ये भी दो तरह के होते हैं और भी काफी तरह के होते हैं. एक ऐसे डायरेक्टर जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं और एक ऐसे डायरेक्टर जो, मैं अभी आपकी सिर्फ बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन दे रही हूं आपको. एक पार्ट टाइम डायरेक्टर होंगे, कुछ होल टाइम डायरेक्टर, कुछ पार्ट टाइम डायरेक्टर. जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना बेटा, तो कहीं पे भी ऐसा पार्ट टाइम डायरेक्टर वर्ड मिलेगा ही नहीं. ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया. तो कैसे वर्ड्स लिखे होंगे कंपनीज एक्ट में? होल टाइम डायरेक्टर होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. ये सब हमने पढ़ना है, डायरेक्टर्स वाला चैप्टर. आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर. काफी लेंथी है, हम लेंगे काफी सारी क्लासेस, काफी आवर्स लेती हूं मैं उस चैप्टर के लिए. देन द पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, ये वाला नाम कहीं आएगा ही नहीं कंपनीज एक्ट में. वेयर एक्ट में नहीं लिखा होता ऐसा कुछ वर्ड. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में है. जो कुछ टाइम के लिए डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर नोन एज नॉन executive directors. Please write down. They are known as please everybody, please note down in your notebooks. Non-executive directors. अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो होल टाइम डायरेक्टर्स है. ओके, तो ये पूरा टाइम कंपनी में काम कर रहे हैं, पूरी कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं ना. तो इनको बदले में क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी. क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दे आर जस्ट द पार्ट टाइम डायरेक्टर्स. जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इनको क्या मिलता है? दे डू नॉट गेट द सैलरी. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डू नॉट गेट द सैलरी. तो क्या मिलेगा इनको जब भी कंपनी में आएंगे? दे विल गेट, बोलो नो बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में? सिटिंग फीस. प्लीज राइट डाउन. ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए हमें. अभी दो तरह के डायरेक्टर्स भी पढ़ ली, एक पॉइंट आया था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर होल टाइम डायरेक्टर्स. पूरी टाइम कंपनी में, कंपनी के मैनेज कर रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट है ये, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं. एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर्स आर नोन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. करेक्ट है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को क्या मिलेगा? टाइम टू टाइम सैलरी. एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दे विल गेट द सिटिंग फीस फॉर जिस भी काम के लिए उनको बुलाया जाएगा, जब भी इनकी एक्सपर्ट एडवाइस ली जाएगी उस चीज के लिए, उस मीटिंग के लिए उनको क्या देंगे? सिटिंग फी, जो उस टाइम के लिए एप्लीकेबल होगी. ओके जी. अब आपकी कंपनी में इंस्पेक्टर आया, कुछ वेरिफिकेशन की उन्होंने, पता चला कि आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर है और केएमपी है वो इन्वॉल्व है और कंपनी में कुछ तो फ्रॉड हो रहा है. ठीक है? KMPs, other officers of the company or any person who has taken undue advantage, यानी कि फालतू में फायदा उठाया है इन इंपॉर्टेंट पर्संस ने, हाई लेवल पर्संस ने, या कोई भी बेनिफिट ले लिया है लोगों को फ्रॉड करके. कैसे बेनिफिट लेंगे? वेदर इन द फॉर्म ऑफ एसेट, एसेट के फॉर्म में कोई बेनिफिट ले लिया KMPs ने, डायरेक्टर्स ने और ऑफिसर्स ने लोगों को फ्रॉड करके. प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ले लिया है इन्होंने फ्रॉड करके, कोई कैश अपने पास रख लिया है. कभी भी ऐसा कोई रिपोर्ट दे दी ना हमारे इंस्पेक्टर ने कि ये लोग इन्वॉल्व हैं और इन्होंने बेनिफिट ले लिया है फ्रॉड करके, तो आपके देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, जो हाईएस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है, उनको अगर एप्लीकेशन डाल दे ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल इज द कोर्ट फॉर द कंपनीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ये पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन दे दी ट्रिब्यूनल को, जो कोर्ट्स हैं. अब ट्रिब्यूनल क्या सजा देगा इन KMPs को, डायरेक्टर्स को और जो भी पर्संस हैं जिन्होंने लोगों को फ्रॉड करके एसेट के रूप में, कैश के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में बेनिफिट ले लिया. इन लोगों को बोला जाएगा कि जो भी बेनिफिट लिया है ना, उसका डिसगॉर्जमेंट करना पड़ेगा. डिसगॉर्जमेंट मींस जो भी बेनिफिट हुआ है वो आपको वापस करना पड़ेगा. ये एक्शन लिया जाएगा. तो डिसगॉर्जमेंट इज अ एक्शन विच इज टेकन बाय ट्रिब्यूनल. प्लीज राइट डाउन. डिसगॉर्जमेंट का मतलब इट इज एन एक्शन, और यू कैन से इट इज अ रेमेडी.
which is taken by tribunal for the benefit taken by KMPs, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स. बोला जाएगा कितना भी तुमने बेनिफिट लिया है ना, वो तुम्हें वापस करना पड़ेगा. इस बात के लिए एप्लीकेशन किसने किसको डाली? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को डाली. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू श्योर? आज का लास्ट पॉइंट हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1. सो नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यू राइटिंग एवरीथिंग राइट? जो भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो यू आर गोना गेट द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रही हूं, प्लीज नोट इट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, द एक्ट, बार बार ना पूरा नहीं लिखा जाता, द कंपनीज एक्ट, ऐसा नहीं होगा. तो द एक्ट मीन्स विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013. इट एक्सटेंड्स टू, एक्सटेंड मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू, कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हो आप इसको? पूरे इंडिया के ऊपर. एंड इट इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर एज वेल. और भी कोई एक्ट है जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? क्या लगता है? पढ़ा तो था ये थोड़ा बहुत CSET में. इट्स ओके, इट्स ओके, फिर करेंगे, हम दोबारा से करेंगे. कहते हैं कंपनीज एक्ट पूरे देश के ऊपर एप्लीकेबल है. ठीक है? क्या और भी कोई ऐसे एक्ट्स है हमारे देश के जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट लग सकता है? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? कम ऑन, ऐसा ही ट्राई करो. लग सकता है. यस, यू आर राइट. पूरे हद तक लग सकता है या थोड़ा थोड़ा लगेगा, ये हमें देखना है. ठीक है? थोड़ा थोड़ा लगेगा, ऐसा सचिन मुझे बोल रहा है, वन ऑफ आवर डियर स्टूडेंट. तो कंपनीज एक्ट 2013 कुछ और भी एक्ट्स हैं जिनके ऊपर लगता है. कौन से ऐसे एक्ट्स हैं? ऐसी कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मींस 2013 एक्ट में जो बनाई है, उन सभी कंपनीज के ऊपर कौन सा एक्ट लगाओगे आप? कंपनीज एक्ट 2013. और हमारे देश के पिछले जो भी कंपनीज एक्ट थे ना, 1950 से शुरू हुए, 1956 हमारा लास्ट वाला था, और उसके बाद अभी चल रहा है, जो भी 5-6 एक्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, उन सब के ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013. वाई? बिकॉज अभी तो लेटेस्ट एक्ट आ चुका है. पहला पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर, उन सभी कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा. और कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा. लेकिन आपको पता होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अपना खुद का एक्ट भी है. कौन सा एक्ट है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, IRDA एक्ट 1999. सॉरी, मैंने 2013 बोला, 1999. कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज है उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है. इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट लगेगा, लेकिन उनके ऊपर कंपनीज एक्ट कितना लगेगा? जितना लग सकता है. इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा. उतना लगेगा जितना लग सकता है. अगर कंपनीज एक्ट का कोई भी सेक्शन, कोई भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट बोलो तो ऑपोजिट हो जाए अगर IRDA एक्ट से, तो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन को इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नहीं लगाएंगे. जितना लग सकता है कंपनीज एक्ट, उतना लगाएंगे. इजी था? अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, तो अगले की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल सेम है, यहां से समझ लेना. कंपनीज एक्ट 2013 क्या बैंकिंग कंपनीज के ऊपर लगेगा? यस, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी लगेगा. कितना लगेगा बैंकिंग कंपनीज के ऊपर? जितना लग सकता है उतना. क्योंकि बैंकिंग कंपनीज का भी खुद का एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग कंपनीज को आप किस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो. बट इन कंपनीज के ऊपर भी कुछ सेक्शंस लगते हैं हमारे कंपनीज एक्ट के भी, जितने लग सकते हैं. अगर कुछ सेक्शंस कंपनीज एक्ट के इनकंसिस्टेंट हो गए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, तो वो वाले सेक्शंस मत लगाना, तो उन्हीं के एक्ट के सेक्शन लगा देना. इजी?
आगे भी सेम है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और सप्लाई करने के लिए बनती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है और सप्लाई करती है। इनके लिए भी अपना खुद का एक्ट है, इन्हीं के अंडर रजिस्टर कराना है इनको, कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं कराना। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है इनके लिए, तो इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट उतना ही लगेगा जितना लग सकता है। अगर कुछ प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हो जाती है इनके खुद के एक्ट से तो मत लगाना वो वाले प्रोविजंस, अदरवाइज लगा सकते हो। सेम ऐसा ही आता है एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उनके लिए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट उतना लगाना जितना लग सकता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट हो गए कुछ सेक्शंस उनके एक्ट से तो मत लगाना। लास्ट पॉइंट, कोई ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट, फर्स्ट क्लास में बताया था बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब, वो भी आएंगी और एलएलपीज भी आती हैं। कंपनीज अलग है, बॉडी कॉर्पोरेट अलग है। कंपनीज में एलएलपी नहीं आता, बॉडी कॉर्पोरेट में बाहर की कंपनीज भी आ गई और एलएलपीज भी आ गए। तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई इनकॉर्पोरेट हुआ है फॉर द टाइम बिंग, कुछ टाइम के लिए, किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल्स लगाना। थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट लग सकता है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, सिर्फ उतना, ठीक है। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था एंड दैट्स ऑल। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बोलेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस वगैरह करके कंपनीज एक्ट, उतना कंपनीज एक्ट लगा देना, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट समझ में आए, बहुत इजी थे। हमने ये पढ़ा सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में, क्या पढ़ा कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है पूरे इंडिया के ऊपर, सारी कंपनीज के ऊपर जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉज में रजिस्टर्ड है। प्रीवियस कंपनी लॉज बहुत सारे थे, पहला 1850, उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स आए हैं जो आज आपको नोट करवाए हैं। उसके बाद और भी कुछ कंपनीज हैं जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशल एक्ट में बनाई गई कंपनीज, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम बिंग कोई कंपनी बनाई है तो उनके ऊपर भी आप कंपनीज एक्ट लगा सकते हो, प्रोवाइडेड अगर उनके खुद के जो एक्ट्स हैं उनसे अगर हमारा कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट यानी कि ऑपोजिट नहीं हो रहा है। डिड यू गेट एवरीथिंग? श्योर? समझ में आया? क्लियरली आया? कॉन्फिडेंस कुछ? ठीक है। तो हम जो स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं, दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। हमको बेयर एक्ट को भी रेफर करना है, हमको अपने नोट्स को भी रेफर करना है, प्लस हमें साथ साथ नोटिंग भी करनी है हर क्लास में। हर क्लास में हम रजिस्टर्स में नोट करेंगे। यू गोना गेट द नोट्स ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर्स एंड बेयर एक्ट को तो फॉलो करना है ही। तो जैसे ही आप लोगों का मॉड्यूल आ जाएगा उसको भी हम रेफर करेंगे, मेरे नोट्स को भी रेफर करेंगे, हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, स्कैनर्स भी करेंगे लास्ट में। इस बार हम लास्ट 5 साल के, कुछ 4-5 साल के क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होते जाते हैं, वो हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर चलेंगे, टेस्ट एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर चलेंगे, ठीक है। ओरल टेस्ट चलते रहेंगे, रिविजन्स चलती रहेंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता रहेगा, क्विज चलते रहेंगे क्लास में। इनफैक्ट जब मीटिंग्स वाला चैप्टर आएगा तो हम लोग बोर्ड मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स भी कंडक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने वाले हैं हम, यहाँ पे एमसीए सीखेंगे, कंपनीज इनकॉर्पोरेट करना सीखेंगे। सो ऑल इन ऑल हम आधा कंपनी सेक्रेटरी तो एग्जीक्यूटिव लेवल का कंपनीज एक्ट करके बन जाएंगे, ठीक है। अगर जो स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए रख रही हूं वैसे आप मेरे साथ करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल कभी मत भूलना, आज जो पढ़ाया है आपका व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सून जैसे ही 1 या 2 घंटे में आपके पास इसके नोट्स आ जाएंगे। जो हमने उसमें से पढ़ा है सिर्फ वो ही आप उतना ही रिवाइज करके आएंगे अभी, ठीक है। बाकी चीजें मैंने आपको लिखवाई है, वहां से रिवाइज करेंगे।